अब आता है मेरा कि इतना सब पढ़ने के बाद जो मेन फीचर्स है मेरे, या फिर ये पेपर में आता भी है कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रिमूवल ऑफ डुअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डुअल गवर्नेंस एट द नेशनल लेवल। तो जो भी डुअल गवर्नेंस थी, डुअल गवर्नेंस का मतलब है जो भी गवर्नमेंट है जो कि डुअल लेवल पे है या फिर दो लेवल पे है, उसको यहाँ पर खत्म किया गया, उसको रिमूव किया गया प्रोविंसेस के लेवल पे। और उसको कहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है? डुअल गवर्नेंस को इंप्लीमेंट किया गया है नेशन के लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे हमने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है। दूसरा है मेरा डिसोल्यूशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी एज इट्स रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो इंडियन काउंसिल थी, जैसे हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा था ना इंडियन काउंसिल के बारे में, तो वहां पर क्या था कि इंडियन काउंसिल मेरी वहां पर खत्म कर दी गई थी, एबॉलिश कर दी गई थी, और कुछ टीम ऑफ एडवाइजर्स को रखा गया था क्या करने के लिए? एडवाइस देने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि इंडियन काउंसिल जो था उसको डिसॉल्व कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, और एक एडवाइजरी बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हो गया। ठीक है। फिर है मेरा इंक्लूजन ऑफ प्रोविंसेस फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन इनकम्पासिंग टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो जो प्रोविंसेस थे उनको हमने इंक्लूड किया अपने ऑल इंडिया फेडरेशन में। जैसे हमने देखा भी कि कुछ प्रोविंसेस उसके अंदर आ रहे थे, ताकि हम लोग अपना जो भी काम है, जो भी प्रोविंसेस है या फिर जो प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग ईजिली कर पाए। ठीक है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हमने पीछे भी देखा था कि एक कम्युनिटी बनाई गई थी इलेक्टोरेट्स वाली, उसमें क्या था कि वो सेफ गार्ड कर सके, वो बचा सके लोगों के राइट्स को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो वुमेन भी हो सकती हैं उस केस में, या फिर कुछ डिप्रेस क्लासेस भी हो सकते हैं। तो वहां पर भी हम लोग सेफ गार्ड का काम कर रहे थे। ठीक है। फिर है एजर्शन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और नॉर्मल सी बात है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको बनाए रखना इस एक्ट का सेलिएंट फीचर था। ठीक है। फिर है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, ब्रॉडनिंग ऑफ वोटिंग राइट। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसको एक्सपैंड करना, उसको बढ़ाना, जो भी लोगों के वोटिंग राइट्स हैं उसको ब्रॉडन करना। कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट। तो जैसे मैंने लिस्ट जो भी बताई थी कि सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने लिस्ट में डिवाइड कर दिया वो। एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, जो कि बहुत सारी क्लासेस के लिए थे, बहुत सारे जो माइनॉरिटी क्लासेस थे उनके लिए थे। ठीक है। फिर है सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। जैसे मैंने पीछे ही बताया था कि जो बर्मा थी, जैसे हम रीऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ रहे थे तब मैंने समझाया था कि जो बर्मा थी वो हमने इंडिया से अलग कर दी थी। तो वो भी इसका एक सेलिएंट फीचर है मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर मैं और कवर कर देती हूँ जो कि सिलेबस में एज इट इज मेंशन है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया। तो ऐसे तो अगर एक पेपर में आएगा तो आप लोग शायद हो सकता है कंफ्यूज हो, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जब हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तब मैंने बताया था, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें और थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कि अगर बाई चांस पेपर में आ जाए तो आप लोग इसका इसलिए आंसर दे पाओ। ठीक है। सो ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली टुक इफेक्ट, लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनटू प्रोविंशियल पार्लियामेंट। तो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि 26 जनवरी 1950 में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू कर दिया गया था। और इसके बाद हमें नहीं पता था कि यहाँ पर क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेसिकली बनाया है वो क्या था, वो ट्रांसफॉर्म कर दी गई थी मेरी प्रोविजनल पार्लियामेंट में, मतलब वो पार्लियामेंट में चेंज कर दी गई थी अंडर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू पार्लियामेंट इन 1952। मतलब 1950 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू कर दिया गया। ठीक है। उससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी के लिए मेरी समझ लो पार्लियामेंट बना दी गई। ठीक है। अभी इसको समझ लो ये टेम्पररी पार्लियामेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1952 में क्या हुआ कि न्यू पार्लियामेंट बनी, नई पार्लियामेंट बनी, और तब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी वो अपना काम करती रही। ठीक। The selection of January 26 as the commencement date holds historical significance as it marks the day in 1930 when India observed Purna Swaraj Day, coinciding with the unfurling of the tricolor flag symbolizing Indian independence following the resolution passed during the Lahore session of Indian National Congress in December 1929। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी क्यों, 26 जनवरी को ही क्यों लिया गया, ये यहाँ पर समझाएगी कि 26 जनवरी को इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो डेट है, ये जो टाइम है कि 26 जनवरी जो है, जो भी पर्टिकुलर डेट है उसकी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि 1930 जो था, 26 जनवरी 1930 में क्या था कि हम लोगों ने पूर्ण स्वराज डे को देखा था, जिसमें आप लोग को पता होगा कि जो ट्राई कलर फ्लैग था उसको लहराया गया था,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको भी सिंबलाइज करता है। इसीलिए ये जो चीज़ थी ये इंपॉर्टेंट थी। और ये जो रेजोल्यूशन था ये किसने पास किया था, ये रेजोल्यूशन तब पास हुआ था जब लाहौर जो सेशन था वो मेरा चल रहा था, जो कि किसने स्टार्ट किया था, जो कि स्टार्ट किया था मेरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में। ठीक है, तो इसीलिए मेरी 26 जनवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पर क्या था कि 1930 में इसको पूर्ण स्वराज डे भी बोला गया है, जहां पर मेरी जो इंडिया का फ्लैग है वो लहराया गया था। और ये क्या सिंबलाइज करता है, ये इंडिया की इंडिपेंडेंस को सिंबलाइज करता है। और ये रेजोल्यूशन किसने पास किया था, ये जो रेजोल्यूशन था ये मेरा लाहौर सेशन में पास हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर में दिसंबर 1929 में। ठीक है, Apply certain sections of the Constitution related to citizenship, elections, the provisional parliament and temporary provisions were already in effect starting from 26 January 1949। तो कुछ चीज़ें थी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई थी, जैसे कि सिटीजनशिप की चीज़ें, कुछ इलेक्शन रिलेटेड चीज़ें, या फिर प्रोविजनल जो पार्लियामेंट थी उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, या फिर जो मेरे टेम्प्रेरी प्रोविजंस थे, है ना। तो ये जो चीज़ें थी ये मेरी 26 जनवरी 1949 से ही लागू हो गई थी। मतलब जो मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें थी, जो मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें समझाई गई थी वो तो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था बीच में, तो उसमें कुछ ऐसे सर्टेन सेक्शंस थे जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड थे, टेम्प्रेरी प्रोविजन से रिलेटेड थे। वो चीज़ मेरी स्टार्ट कर दी गई थी मेरी 26 जनवरी 1949 से ही। ठीक है, फिर है द मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हाँ, मतलब जो मेन चीज़ें थी वो तो 26 जनवरी 1950 से ही लागू की गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि कब शुरू की गई थी, नवंबर 26 1949 से इस डेट से। ठीक है, लेकिन जो मेन था वो 26 जनवरी 1950 ही की डेट थी। डेजिग्नेटेड एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एनुअली एज रिपब्लिक डे। तो इसी दिन हमारा जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और इसी चीज़ को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, फिर अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 along with all associated amendments were repealed except for the abolition of Privy Council Jurisdiction Act which remained in the force। तो जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो शुरू हो गया 26 जनवरी 1950 से, तो जो मेरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 में जो लागू किया गया था, जो हम लोग अपने अगले वाले वीडियो में समझेंगे, वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। और जो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 में, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए थे, बहुत सारे चेंज हो गए थे दोनों एक्ट्स में, वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म कर दी गई थी। सिर्फ यहाँ पर रखा क्या गया था, यहाँ पर रखा गया था एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट, जो कि एक एक्ट होगा जो सिंस हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो कि 1949 में आया था। वो यहाँ पर सिर्फ चलता रहा था। जब मेरा काउंसिल जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो जब शुरू हुआ, तो ये जो दोनों एक्ट्स थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और उसमें जो चेंजेस थे वो यहाँ पर खत्म कर दिए गए थे। ठीक है, तो एक बार मैं सिंपल से समझा देती हूँ कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई चांस अगर पेपर में आ जाता है डायरेक्टली, तो कुछ मत लिखना, बस एक काम करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो भी हिस्ट्री है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, चाहो तो यहाँ पर जो भी मेरा कॉम्पोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और ये तो लिखना ही कि 26 जनवरी 1950 में इसको ये यहाँ पर लागू कर दिया गया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरी प्रोविजनल पार्लियामेंट में चेंज हो गई थी। ठीक है, और उसके साथ साथ 26 जनवरी का डेट ही क्यों चुना गया इस पर्टिकुलर मोमेंट को करने के लिए, वो उसकी इंपॉर्टेंस समझा देना कि इसको पूर्ण स्वराज डे बोलते हैं। और ये चीज़ ज़रूर लिखना कि ये लाहौर सेशन में बताया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1929। बाई चांस अगर डेट ना भी याद रहे तो ठीक है, लेकिन ये ज़रूर लिख देना कि 26 जनवरी का डेट ही क्यों यहाँ पर लिया गया था। ठीक, और ये लिख देना कि नवंबर 26 1949 में कुछ चीज़ें थी जो वो लागू कर दी गई थी। सिंस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरह लागू नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट कर दी थी। और उसके साथ साथ और जो मेजॉरिटी था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और हम लोग उसको रिपब्लिक डे के तौर पे भी बनाते हैं। और लास्ट तो मैंने समझा ही दिया कि जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हुआ था, शुरू हुआ था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वहाँ पर खत्म हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने इनफ मैटर दे दिया है कि आप लोग अच्छे से इसको पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये एक्ट या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पेपर में आने के 100% चांसेस है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।